लास्ट क्लास क्या बात किए थे हम लोग? क्या बात किए थे? पूरा चुंबकत्व कंप्लीट हो गया था, पढ़ लिए आप लोग हैं? उसका नोट्स भी भेज दिए थे और वीडियो तो भेजे ही दिए, तो देख लीजिएगा उसको आप लोग। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक जो हम लोगों का था उस दिन बताए थे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या टॉपिक पढ़ने को बोले थे? हेरी हेस का सागर नीतल सिद्धांत। लेकिन उस सिद्धांत के पहले एक सिद्धांत और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सिद्धांत नहीं जानेंगे तो वो सिद्धांत नहीं समझ में आएगा। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है होम्स का, या आर्थर होम्स, आर्थर होम्स का संवहनिक ऊर्जा, संवहनिक तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। और ध्यान पूर्वक क्लास में सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, क्योंकि आगे की जो जितने भी टॉपिक है सब में इसका प्रयोग होगा, है ना। इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पहले तो आर्थर होम्स कौन है? आर्थर होम्स एक जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? एक होता है जियोग्राफर, एक होता है जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजी जो है जियोग्राफी की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं कि गहराई में जाने पे कौन कौन चट्टानें मिल रही हैं, चट्टानें कितने तरीके की है। इसको भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, मतलब पृथ्वी के भीतर जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोलॉजी, है ना, भूगर्भ शास्त्र। तो ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब पृथ्वी के भीतर की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो ये नाम है इसका, ये कब दिए हैं सिद्धांत? 1928 में। कब दिए हैं? 1928-29 में। और आपको क्रम बताऊं तो ये सिद्धांत जो दिया गया है वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद दिया गया। वैगनर का सिद्धांत कब दिया गया है? 1918 में। 1918 में वैगनर ने सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का, उसके बाद ये सिद्धांत आया है। मतलब वैगनर ने जो चीजें कही होंगी उसमें कुछ इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, उसमें बताएंगे अभी क्या किया है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पहले का है ना। पूरा चुंबकत्व के सिद्धांत के पहले का है। पूरा चुंबकत्व में जो दो सिद्धांत दिए गए थे वो कब कब दिए गए थे? मैसन का एक और एक वाइन एवं मैथ्यूज का। कब कब दिया गया है? हाँ, और उसका नहीं बताए थे, नोट्स में दिया है, आप लोग पढ़ते ही नहीं है तो क्या। वो भी था उसी के आसपास का, 1952 के बाद ही का है वो। एग्जैक्ट देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसमें कुछ। हाँ, 1952 में है मैसन का और 1963 में है वाइन एवं मैथ्यूज का, और 1960 में इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आएगा। तो ये क्रम थोड़ा दिमाग में रखिएगा, चीज़ें क्या हो, मिक्स ना हो, खिचड़ी ना बन जाए, क्योंकि क्रम से चीज़ें हो रही हैं। पहले स्वेज ने सिद्धांत दिया कि सियाल सीमा नीफे, फिर स्वेज पे ही आधारित किसने दिया? वैगनर ने, है ना। फिर वैगनर के बाद आए आर्थर होम्स, ठीक है। आर्थर होम्स के बाद जो चीजें हुई हैं वो पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत आया है। फिर आर्थर होम्स के बाद ही पूरा चुंबकत्व के ही समय में आया है हेरी हेस का सागर नीतल प्रसरण, जो इसके बाद बात करेंगे। और ये सब आने के बाद, इतने सारे आ गए हैं, तब आया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जो फाइनल आज का कॉन्सेप्ट है, वर्तमान में जो वैज्ञानिक मान्यता है, वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को है, जो कि इन सब सिद्धांतों के बाद आया है। तो इस पे बात करते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो आर्थर होम्स एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1928-29 में क्या दिया? संवहनिक तरंग सिद्धांत दिया। अब यहाँ पे संवहनिक एक शब्द है, वो महत्वपूर्ण है, जिसको आप क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन ही कहते हैं ना। आपने सुना होगा चालन, संवहन और विकिरण,
ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो 3 तरीके से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। सूर्य से जो हमारे यहाँ तक ऊर्जा आती है कैसे आती है? विकिरण के द्वारा आती है ना। जैसे इसको समझाते हैं। चालन मतलब क्या होता है? चालन में जो पार्टिकल होते हैं, जो कोई भी पदार्थ है वो गर्म कैसे होता है? उसके एक एक कण को ऊर्जा हस्तांतरित होती रहती है, ट्रांसफर होती है, वो चीज़ें गर्म होती है। जैसे मान लीजिए आपने गैस पे चीज़ें रख दी हैं, है ना, ये गैस का चूल्हा है मान लीजिए, इस पे आप कुछ रख दिए हैं, है ना, इसमें क्या भर दिया है आपने? पानी भर दिया है। दिख रहा है कि वो बड़ा बनाना पड़ेगा, चूल्हा और बड़ा कर लेते हैं। ये कर लिए चूल्हा, बड़ा वाला चूल्हा है, और इस पे रख दिए भगोना एक ठो बड़ा सा, है ना। अब इसमें क्या भरा है? मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी तो सभी लोग गर्म किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई पानी ना गर्म किया हो। तो क्या होता है कि यहाँ से ऊष्मा जो है इसको मिल रही है। पहले बर्तन गर्म होगा कि सीधे पानी गर्म हो जाएगा? पहले बर्तन गर्म होगा। बर्तन जब गर्म होता है तो यहाँ पे कई सारे कण हैं पानी के। पहले क्या पानी ऊपर से गर्म होता है कि नीचे से? नीचे से। तो यहाँ कई सारे कण हैं पानी के, है ना, एटम है या मॉलिक्यूल है, H2O 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 करके, है ना। तो पहले सबसे नीचे वाला गर्म होगा, ठीक है, सबसे पहले नीचे वाला गर्म होगा। तो सारे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे ना, पानी है ना, तो वो जुड़ा ही होगा, अलग अलग तो रहेगा नहीं कि एक H2O यहाँ है दूसरा वहाँ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मतलब सब जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है जब एनर्जी एक कण को मिलती है तो जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति है उसमें भी क्या हो जाती है? वो ट्रांसफर होती रहती है। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, तो जैसे मैं अगर उधर से किसी को एक टॉफी दे दूं और कह दूं कि तुमको उस कोने तक पहुंचाना है, तो कैसे करेगा? बगल बगल ट्रांसफर करता जाएगा ना, मतलब जो पास में है उसको देता जा रहा है ऊर्जा। ये चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस तरीके का जब ऊर्जा स्थानांतरण होता है तो उसको क्या कहते हैं? चालन, ठीक है। दूसरा, मैं इसको एक टॉफी दूं और बीच में कोई नहीं है और वहां कोने में बैठा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहां से उठ के वो टॉफी लेके वहां जाना पड़ेगा उसको देने के लिए। मतलब कि जब ये कण क्या करेगा? ऊर्जा ले करके यहां से यहां चला जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि बुलबुले आते हैं, है ना, नीचे से उठता हुआ आपको दिख रहा है, बुलबुला ऊपर आ रहा है, फिर नीचे से दूसरा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो यहाँ से लेकर के ऊर्जा यहाँ जाता है और यहाँ के पानी को गर्म करता है। ऊपर का पानी कैसे गर्म होता है? मतलब यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो ऊर्जा लेकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो चालन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो बहुत धीरे होता है। कैसे? जैसे यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ है, ये धीरे धीरे क्या होगा ना, जैसे अभी मैं इसको टॉफी दूं और कह दूं कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, तो एक एक को देगा, एक एक को देगा, तब ना वहाँ पहुँचेगा। और अगर कह दूं कि तुम डायरेक्ट उठ के चले जाओ तो जल्दी से पहुँच सकता है ये, है ना। जो 10 सेकेंड लगता है वो 5 ही सेकेंड में दे देगा। तो संवहन इसी को क्या कहते हैं? जब यहाँ से मॉलिक्यूल ऊर्जा लेके यहाँ गया और यहाँ ट्रांसफर किया तो इसको क्या कहते हैं? संवहन। और इसको कहते हैं चालन। चालन मतलब जब पास में ही टच होता हुआ बिल्कुल पास पास देता जाए ऊर्जा का स्थानांतरण, और जब लेके चला जाएगा तो वो संवहन। और विकिरण क्या होता है? विकिरण में किसी माध्यम, इनमें माध्यम की जरूरत पड़ेगी, है ना। विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या है? जैसे सूर्य है ना, इसमें विकिरण नहीं होगा, है ना। विकिरण के द्वारा इसमें ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होगा। विकिरण कैसे होगा? यहाँ से। जैसे आप आग जलाते हैं, आग जलाएंगे तो आप ताप कैसे प्राप्त करते हैं? विकिरण के द्वारा भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा जो है विकिरण के द्वारा आप तक पहुँच रही है ना। ये माध्यम में भी हो सकता है, बिना माध्यम के भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये माध्यम चाहिए होगा, इसमें बिना माध्यम के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये है तो संवहन। संवहन मतलब क्या है कि कुछ ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण, वो एक जगह से दूसरे जगह कुछ चीजें जाएंगी और दूसरे जगह पे ऊर्जा ले जाके ट्रांसफर करेंगी, तो ये संवहन है। तो इसका यूज होगा, इसलिए बता दिए, ठीक है। इतना चीज क्लियर है? चलिए अब इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, फिर हम लोग सिद्धांत पे पहुंचते हैं। इसमें पृथ्वी पर जो बल कार्य करते हैं, पृथ्वी पर
कार्यरत बल मतलब पृथ्वी पर जो भी आप घटनाएं देख रहे हैं, है ना, पृथ्वी पर जो भी घटनाएं देख रहे हैं, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कुछ बल लगता है ना। आपको भी यहाँ आने का, पढ़ने का कुछ मोटिव होगा, कुछ फोर्स है जो लग रहा है ना, कि भाई हमको अफसर बनना है या टीचर बनना है या कुछ भी बनना है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन है जो बल आपको प्रदान कर रहा है। आप यहाँ तक आ रहे हैं सुबह सुबह, नहीं तो क्या ज़रूरत है 10 बजे तक पड़े रहते अपना, आराम से सोते फिर उठते, है ना। मुझे भी हो सकता है कि या तो पढ़ाने का शौक़ हो जो बल प्रदान कर रहा है, या तो पैसा कमाने का शौक़ है बल प्रदान कर रहा है। कुछ ना कुछ तो होता है ना, इंसान को बल प्रदान करता है कार्य करने के लिए। तो पृथ्वी पर भी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए कुछ बल कार्यरत होते हैं। 2 प्रमुख बल हैं, विस्तार से आगे पढ़ेंगे, यहाँ केवल समझने वाली बात है इसलिए बता दे रहा हूँ। 2 बल जो हैं उनको कहते हैं, एक को कहते हैं अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, और एक है बहिर्जात बल, बहिर्जात, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इंडोजेनिक, और इसको क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक। ठीक है। तो अंतर्जात बल, अंतर्जात से मतलब है अंदर, पृथ्वी के भीतर जो बल कार्य कर रहे हैं। हम लोग अभी पढ़े, जैसे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़े, तो उसमें क्या बताया कि वेगनर ने क्या बताया कि अंदर से एक बल कार्य कर रहा है जिसको क्या कह रहे हैं, ब्यूयांसी फोर्स, उत्प्लावन का बल। अंदर से ही कार्य कर रहा था वो, क्योंकि वो तैर रहा है। और कौन सा अंतर्जात बल पढ़े, जैसे हम लोग पूरा चुंबकत्व तो पढ़ रहे थे, तो जो बाहरी कोर है वह पिघली हुई अवस्था में है, वो पृथ्वी के साथ घूम रहा है, तो उसके कारण जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी एक बल ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक चीज होती है। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा था, हम बोले थे ना स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, कितने लोग पढ़े थे, एक, बस उसी बस को पास होना है, वही बस नौकरी पाएगी। ये सब जो मैं बोलता हूँ ना कि इसको पढ़ लीजिएगा, वो आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, तो उसको पढ़िए। अगर आपको आगे कंपटीशन में जाना है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें किसी भी कंपटीशन को उठा लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, समझ रहे हैं बात। तो उसको पढ़िए अगर आपको कुछ आगे करना है ना। अब कोई भी नौकरी बिना कंपटीशन के तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए प्रयास कीजिए। तो इंडोजेनिक बल मतलब वो हम आपको पूरा चुंबकत्व वाला पढ़ाए, उसमें दिखेगा वैगनर का सिद्धांत, जो अंदर से बल निकल रहा था ब्यूयांसी फोर्स, वो है। उसी में वैगनर में बहिर्जात भी बल है, जैसे टाइडल फोर्स जो था। टाइडल फोर्स किसके कारण लग रहा है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण टाइडल फोर्स लग रहा था वैगनर के सिद्धांत में। और एक बल क्या था, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्यों लग रहा था, क्योंकि पृथ्वी की आकार ऐसी है ना, उसके कारण लग रहा था, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्व बल। तो बहिर्जात मतलब जो पृथ्वी के सतह के बाहर बल लग रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जब बरसात होती है तो अगर आपका द्वार, घर के द्वार होता है, सबके बड़ा सा द्वार रखते हैं, है ना, द्वार समझ रहे हैं ना, कौन नहीं समझ रहा है द्वार क्या होता है। द्वार मतलब घर के बाहर जो आपका जगह खाली है ना। तो अगर आपका कच्चा है वो, तो बरसात खूब अगर हो रही है तो आप देखते हो वहाँ की मिट्टी कट के बह जा रही है। तो जो बरसात है वह भी क्या करती है, बल आरोपित कर, क्योंकि बरसात बहुत तेजी से होती है तो उसके कारण मिट्टी कट कट के बह रही है, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन एक बल लगता है ना, वो भी एक बहिर्जात बल है ना। बहिर्जात मतलब कि पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर जो संरचनाएं हैं उन पे जो जो बल कार्यरत कर रहे हैं, चाहे हवा के कारण हो, चाहे पानी के कारण हो, चाहे तापमान के कारण हो, चाहे मनुष्य के कारण हो, वो सब कैसे हैं, बहिर्जात बल हैं जो पृथ्वी के सतह के ऊपर लग रहे हैं। जैसे आप अगर ईंट की दीवार बनाते हैं, उसकी छपाई मत करवाइए, तो क्या होगा, जब हवा चलती है तो धीरे धीरे ईंट कटती जाती है ना। तो वो एक बल ही है जो कार्यरत करता है, जो कि पृथ्वी के ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको काट काट के समतल करने का प्रयास करता है, ठीक है। अंतर्जात बल क्या करता है, पृथ्वी के भीतर से लगता है और पृथ्वी पे कुछ न कुछ निर्माण या कुछ न कुछ विध्वंस करने का प्रयास करता है। जैसे चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे प्लेटें इधर से उधर जा रही हैं, चाहे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से इधर उधर चीज़ें चली जा रही हैं, पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये सब किस बल के कारण है, अंतर्जात बल के कारण है। बहिर्जात बल के कारण क्या होगा, जैसे अंतर्जात बल के कारण पर्वत बना, है ना। अंतर्जात बल मतलब ये अगर पृथ्वी की सतह है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई बल लग रहा है और ये सतह मुड़ के पर्वत बन गई पर्वत, ठीक है। तो ये किस बल के कारण बना,
अंतर्जात। बहिर्जात बल क्या कार्य करेगा? हवा चलेगी, पानी बरसेगा, नदी निकलेगी तो इसके भाग को काटती जाएगी। अब ये छोटा होता जाएगा, छोटा हो गया तो ये किस कारण कट गया? बहिर्जात बल। निर्माण किस कारण हुआ? अंतर्जात बल। ठीक है ना। जैसे आपका बहुत मन करता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा आज जाके, मन करता होगा कि आज तो नहीं पढ़ा था, मैं आज जाऊंगा पूरा 20 घंटे पढ़ दूंगा, लेकिन गए, खाए, थोड़ा फ़ोन उठाए, चलो 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ, फिर वो 5 मिनट 50 मिनट होगा, फिर 5 घंटे हो जाएगा। तो जो आपके अंदर से लगा था यहाँ, वो अंतर्जात बल था आपका कि मैं जाके आज पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही वहाँ जो फ़ोन है या जो आपने खाना खाया वो आलसपन प्रदान किया, वो बहिर्जात बल है, वो आपको रोक रहा है कि नहीं तुम अब नहीं, आज तुम जो है पढ़ नहीं पाओगे। तो इस तरह से हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पढ़ा, क्योंकि इसका नाम आएगा बार बार इसलिए बता दिए। ठीक है। अब हम लोग सिद्धांत पे चलते हैं। ये जो बनाते हैं ना, इसको बना लिया करिए तुरंत। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए बाद में पढ़ेंगे तो कम से कम शब्द याद रहेगा, तो कहीं से ढूंढ भी लेंगे। अब लिखाते इसलिए नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, लिखाने लगेंगे तो 2-4 यूनिट पढ़ पाएंगे, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है लगभग आपका। तो थोड़ा मेहनत खुद भी कीजिए, जाके वीडियो देखिए, किताब खरीदिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है। अब चलिए, होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है वो स्वेज का जो वर्गीकरण है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करता है। कैसे इंप्रूवमेंट करता है? स्वेज ने क्या कहा था? स्वेज ने कहा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बांट दिया स्वेज ने, और क्या क्या नाम दिया उसको? चित्र उत्र बनाना बिल्कुल तगड़े से आना चाहिए, कोई उसमें कंजूसी नहीं करनी है कि कागज मेरा खराब हो जा रहा है, वही नंबर दिलाएगा आपको। सियाल, सीमा, नीफे, ये किसने बांटा था? स्वेज ने 1850 के आसपास। ठीक है ना, स्वेज ने बांटा था ये। इसमें समस्या ये हुई कि इन्होंने तो ऐसा बांट दिया, लेकिन स्वेज के वर्गीकरण में ये कुछ नहीं बताया गया, ठीक है ना, कि कौन कौन से बल कार्यरत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, बस ये बताया कि 3 भाग में बटा हुआ है। फिर इसी को आधार मान के किसने सिद्धांत दिया? वैगनर ने सिद्धांत दिया। इसी को आधार बनाया था ना। वैगनर की आलोचना क्या थी? उन्होंने बलों को जो बल माने थे, 3 बल, बुयांसी फोर्स, एक उत्प्लावन बल, दूसरा ज्वारीय बल टाइडल फोर्स, तीसरा गुरुत्व बल, ये तीनों बल जो थे वैलिड नहीं हुए। वैज्ञानिकों द्वारा जब उस पर रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिकों को मिला कि ये तीनों बल इतने कार्यरत नहीं हैं, इतने प्रभावशाली नहीं हैं जो महाद्वीपों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें। बताए थे आलोचना ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे याद रहेगा? ये आलोचना हम बताएं। इन्हीं आलोचनाओं को ठीक करने के लिए होम्स ने एक सिद्धांत देने का प्रयास किया कि भाई कुछ ऐसा सॉलिड बल हो जिससे लगे कि हाँ कुछ महाद्वीप इधर उधर हो रहा है। तो इसीलिए फिर कौन सा सिद्धांत आया? होम्स ने सिद्धांत दिया। तो होम्स ने इसमें परिवर्तन बस थोड़ा ये किया है कि उन्होंने माना है, ये ऊपर वाला मिटा दें क्या, जगह थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। बस इन्होंने माना है कि एक भूपर्पटी है और दो भागों में बांटा है। ठीक है, भूपर्पटी 0 से 100 किलोमीटर, भूपर्पटी जिसमें क्या है? सियाल है प्लस ऊपरी सीमा। इसमें से इसी को इन्होंने मॉडिफाई किया है। स्वेज के ही वर्गीकरण को क्या किया है? मॉडिफाई कर दिया है। स्वेज ने 3 माना था, इन्होंने इसी 3 को किस में दिखाया है? 2 में दिखाया है। ठीक है, तो एक है भूपर्पटी जो क्या क्या किससे बनी है? सियाल और ऊपरी सीमा। मतलब अगर इसमें आप ऐसे विभाजन कर दें, ये सियाल और ये ऊपरी सीमा हो जाएगी, इतना भाग, इसको इन्होंने क्या माना है? भूपर्पटी। ठीक है, और जो सीमा, निचला सीमा और नीफे था, इसको इन्होंने नाम दिया है अधः स्तर, सब स्ट्रेटम।
सब स्ट्रेटम है उसकी मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग मैं देख ले रहा हूँ, गलत नहीं बताऊंगा मैं। क्या है, हाँ, सब स्ट्रेटम, सब स्ट्रेटम, ठीक है। तो आधा स्तर जो है वो सब स्ट्रेटम है, और ये क्या है, निचला सीमा या निचली सीमा, निचली सीमा प्लस नीफे, इसमें पूरा नीफे और निचली सीमा आ गया, ठीक है। क्या किया इन्होंने कि ये किसका वर्गीकरण है, होम्स का, आर्थर होम्स, ठीक है ना। एक होम्स और है, आपने शेरलॉक होम्स की मूवीज देखी हैं, हॉलीवुड की, उसके 2 पार्ट हैं शेरलॉक होम्स, कभी वक्त मिले तो देखिएगा, अच्छी मूवी है शेरलॉक होम्स, ठीक है ना। उसमें वही आयरन मैन वाला हीरो है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ठीक है ना। तो आर्थर होम्स जो है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया, जिसमें क्या दिया कि एक तो भूपर्पटी, भूपर्पटी का नाम वैसे ही रखा, ये इन्होंने भूपर्पटी, मेंटल और कोर नहीं नाम दिया था, ठीक है ना। इन्होंने केवल सियाल, सीमा, नीफे दिया था, स्वेज ने। इन्होंने क्या किया कि भूपर्पटी 0 से 100 माना, जिसमें सियाल और ऊपरी सीमा को ऐड किया। क्यों? क्योंकि हम आपको भूपर्पटी बताए हैं 0 से कितना होती है, 33 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे करेक्शन होगा बाद में। तो जो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो पूरा आंतरिक संरचना का विवरण, वो वर्तमान में मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। ये उतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, पुराना सिद्धांत है। बात समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि जो कोनार्ड, रेप्टिलेहमैन, ये सब है ना, और क्या बताया था, मोहो गुटेनबर्ग विभाजन, तो ये वर्तमान में मान्यता प्राप्त है, हम इसके पीछे का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो भूपर्पटी में सियाल और ऊपरी सीमा, और आधा स्तर जिसको सब स्ट्रेटम कहते हैं, जिसमें निचली सीमा और नीफे सम्मिलित है, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसमें जो आधा स्तर का ऊपरी जो कुछ भाग है, आधा स्तर का ऊपरी जो भाग है वो कैसा है, अर्ध तरल है। कैसा है, अर्ध तरल। हम आपको जो वर्तमान में जो वैलिड है उसमें भी बताए थे कि उसमें एक अर्ध तरल परत मिलती है, जो कितने दूरी पर है, 100 से 200 किलोमीटर में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बताया है ये लगभग 2900 किलोमीटर तक इन्होंने माना है। कहाँ तक? इसीलिए इसकी आलोचना होगी ना, क्योंकि इतनी गहराई तक वो परत नहीं मिलती है, ठीक है। तो वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त है वो अलग है, वो पढ़ा चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जो हम लोग भूकंप के तरंगों के माध्यम से पढ़े थे। ये पुराना सिद्धांत है, उसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा सबको एक साथ, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्या है, भूपर्पटी है, आधा स्तर है, आधा स्तर में ही ऊपरी जो आधा स्तर है वो 100 से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो कैसा है, अर्ध तरल है। ये कैसा है, अर्ध तरल। अर्ध तरल मतलब आधा तरल, ठोस तरल का मिक्स, और इसके नीचे का भाग ये ठोस है, और ये भी क्या है, ठोस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या इतने में किसी को? ठीक है। अब हम इसमें, अब इन्होंने क्या कहा आगे, होम्स ने कहा कि जब आप इन्होंने कुछ चीजें मानी हैं, है ना। क्या क्या चीजें मानी हैं? पहली बात तो इनका जो सिद्धांत है वो क्या क्या व्याख्या करता है। इनका सिद्धांत 2 चीजें व्याख्या करता है। पहला कि जो मोड़दार पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत कैसे बने। इन्होंने अपने सिद्धांत से 2 चीजें बताई हैं मुख्यतः। पहला कि मोड़दार पर्वत कैसे बने, जैसे हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, ये सब नवीन वलित पर्वत हैं, है ना। इनका हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे कैसे बने। तो इन्होंने जो व्याख्या करने का प्रयास किया है, ये वैलिड नहीं है इनकी व्याख्या ये वाली, लेकिन बताया तो है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मोड़दार पर्वत क्या है, कैसे बने, पहला। दूसरा इन्होंने बताया है कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति,
तो दो चीज़ें बताया, एक तो ये बताया कि जो है फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, और एक चीज़ क्या बताया कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है, वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये दो चीज़ें इन्होंने किससे बताया, अपने सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसके बाद इन्होंने बताया कि मेन जो बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये बताया आगे कि जो बल इनके द्वारा दिए गए कि बल कौन सा कार्यरत कर रहा है। अब मेन सिद्धांत जो आता है उसमें ये इन्होंने बताया कि दो और सिद्धांतों का सहारा लिया। पहला कि भूभौतिकी का सिद्धांत, भूभौतिकी, और दूसरा रेडियो सक्रियता। क्या है जी, किस बात का आनंद आ रहा है? तो भूभौतिकी के सिद्धांत से हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, इसका वर्णन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। भूभौतिकी सिद्धांत में हम आपको बताए हैं, जब आप पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। कितना जाने पे? 32 मीटर जाने पे। वो क्यों होती है? डेंसिटी बढ़ता है ना। डेंसिटी से भी पहले प्रेशर बढ़ता है ना, दाब बढ़ता है। दाब जब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, और घनत्व के कारण क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। तो जब आप गहराई में जाते हैं, है ना, तो क्या बढ़ता है? पहले प्रेशर बढ़ेगा, फिर प्रेशर के कारण डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी के कारण टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। जैसे आपके ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है, पढ़ो 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 पढ़ो, आपका पारा एकदम चढ़ जाता है कि मैं नहीं पढ़ेगा, है ना। ऐसा ही कहते हैं ना, जब पेपर का समय आता है कि अरे पेपर पसीने पसीने हो रहे हैं एकदम, वो क्या है? प्रेशर है आपके ऊपर, है ना। तो ये है, ये तो भूभौतिकी के सिद्धांत है, जिससे कि क्या हुआ कि जब तापमान में वृद्धि हुई, तो तापमान में वृद्धि हुई, उसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ? चट्टानें क्या है? पिघली व्यवस्था में थोड़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ही गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ रहा है, तो चट्टानें क्या होंगी? पिघलने लगेंगी, ठीक है। फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यहाँ कैसे ठोस है? गहराई में जाते जाएंगे तो और तापमान बढ़ता जाएगा, तो यहाँ की भी चट्टानें तो पिघल जानी चाहिए। समस्या ये होती है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो डेंसिटी बढ़ती है। जब अधिक ज़्यादा प्रेशर, जैसे ही आप नीचे जाएंगे और डेंसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो जब डेंसिटी खूब ज़्यादा हो जाती है तो जो चट्टानें हैं उनका जो गलनांक है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे कोई पदार्थ क्या होता है? पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 है ना। तो जब बर्फ को 0 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा वो पिघल जाएगा, बर्फ को नहीं मिलेगा तो नहीं पिघलेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ती जाती है, जब गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी ना, घनत्व तो बढ़ता जाएगा। घनत्व तो बढ़ने के कारण जो चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान यहाँ पे है और यहाँ ये 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पे क्या हो जा रही है? पिघल जा रही है। ये चट्टान यहाँ पे है और 30 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये चट्टान क्या हो जा रही है? पिघल जा रही है, ठीक है। अब यही चट्टान सेम चट्टान अगर यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है ना, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा अब हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। सेम चट्टान है, सेम क्वालिटी है, सेम वही चीजें हैं, बस फर्क क्या है? यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा हो गया है, तो घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ गया है। अब बढ़ गया इसका मतलब कि जो यहाँ 30 डिग्री तापमान पे पिघल जा रही थी, अब उसको कितना चाहिए पिघलने के लिए? 90 डिग्री चाहिए। तो जब इतना पहुँचेगा तापमान तब न पिघलेगा। दूसरी बात, हम आपको ये भी चीज़ बताए थे कि जो ये नियम है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है,
ये जब आप ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो ये नियम कानून काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात बताए थे हम आपको। ये कुछ ही दूरी तक ऐसा मिलता है आपको, फिर उसके बाद ये नियम उतना तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ कि तापमान प्रेशर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। क्यों? प्रेशर बढ़ने से घनत्व बढ़ता है और घनत्व बढ़ने से तापमान बढ़ेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है ये 100 से मतलब 2900 किलोमीटर तक जो चट्टानें वो अर्ध तरल में हैं। पहला कारण कि वही 32 मीटर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। वो तापमान क्यों बढ़ता है? दाब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है तापमान बढ़ता है। इधर ठोस क्यों है? क्योंकि ज़्यादा गहराई पर जाने पर घनत्व ज़्यादा हो जाता है और चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो बढ़ जाता है, तो यहाँ ठोस मिलती है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत क्या है? रेडियो सक्रियता के सिद्धांत के द्वारा इन्होंने बताया कुछ रेडियो सक्रिय तत्व हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ये अल्फा बीटा गामा करने मतलब ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। क्या ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं? ऊर्जा। तो जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और उसके कारण भी क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है ना? क्या होता है? टेम्परेचर। तो इन्होंने कहा कि जो अर्ध तरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, उनके कारण तापमान बढ़ जाता है। और दूसरा तापमान बढ़ जाता है जब आप गहराई में जाते हैं, दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, तो उसके कारण बढ़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ अर्ध तरल होने का ये दो कारण था, भूभौतिकी का और रेडियो सक्रियता का। कल इसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना?